हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जितने भी प्रश्नों को देखने वाले हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके चल रहे इस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। यानी हर एक प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आएगा इस एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाएंगे। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए ऐप के ऊपर रेलवे स्पेशल साइंस का कोर्स शुरू हो चुका है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो 10 जनवरी तक, तो आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो 50% डिस्काउंट के साथ। ये पहली बार और आखिरी बार है जब आपको इस कोर्स पर इतना भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद आपको मौका 50% डिस्काउंट का नहीं मिलेगा। तो स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और उसके लिए अगर आपको साइंस पढ़ना हो तो आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स का अनाउंसमेंट वीडियो भी आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अगर आप एक साथ कई सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आप पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं, दरोगा के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं, इसके लिए अगर आपको साइंस चाहिए तो आप साइंस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस पर भी पहली बार आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इतना भारी डिस्काउंट इस कोर्स पर भी आज तक नहीं आया था, ये पहली बार है और आखिरी बार है। तो 10 जनवरी तक आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो 50% डिस्काउंट के साथ। अब आइए हम लोग करते हैं उन सारे प्रश्नों को जो आपके चल रहे इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है? लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है संक्षारण का, कोरोजन का। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संक्षारण किसे कहते हैं? देखो, संक्षारण क्या होता है, मान लीजिए कोई धातु है, वो धातु अपने चारों तरफ मौजूद वायु से अभिक्रिया करके या फिर नमी से अभिक्रिया करके, किसी प्रकार का कोई रसायन है, अम्ल हो सकता है, क्षारक हो सकता है, इन सारे रसायनों से अभिक्रिया करके धीरे धीरे जो है नष्ट होने लगती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो जो लोहे के ऊपर जंग लगता है, कैसे लगता है? आप लोहा को छोड़ दो नम वायु में, जहां नमी है, वायु है, धीरे धीरे लोहे के ऊपर जो है एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग बोलते हैं। और इससे क्या होता है? लोहा नष्ट होने लगता है। लोहा नष्ट होने लगता है। तो लोहे पर जंग लगना अपने आप में संक्षारण का उदाहरण है। और लोहे पर जब जंग लगता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी लोहे पर जंग लगना अपने आप में एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का, उपचयन का। यहां अपचयन दे रखा है तो गलत हो जाएगा। ये उपचयन होता है लोहे का। लोहे के ऊपर उसके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो लोहे पर जंग लगना एक उपचयन अभिक्रिया है और ये अपने आप में एक संक्षारण का उदाहरण है ना। इस प्रोसेस को संक्षारण बोलते हैं। तो आप संक्षारण का एग्जाम्पल भी इसे बोल सकते हो। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधकों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो बहुत ही सिंपल है, सिंपली सबको जोड़ दो। सारे प्रतिरोधकों के जो प्रतिरोध है इन सारे को जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। सबको जोड़ देना है। तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। तो 1 2 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 ओम। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कार्बन का कौन सा शुद्ध अपरूप अपनी अत्यधिक कठोरता के लिए प्रसिद्ध है? तो कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो अपने आप में शुद्ध कार्बन ही होते हैं। तो कार्बन के अपरूप में आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरीन है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे हार्ड सबस्टांस है जो नेचुरली पाया जाता है। तो हीरा अपने आप में क्या है? शुद्ध कार्बन है। जो भी अपरूप होते हैं कार्बन के वो अपने आप में क्या होते हैं? शुद्ध कार्बन होते हैं। हीरा के अंदर केवल हीरा के अंदर केवल कार्बन के ही परमाणु आपको दिखेंगे। तो ये अपने आप में कार्बन का शुद्ध रूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का शुद्ध रूप है, फुलरीन भी कार्बन का शुद्ध रूप है। महिलाओं में प्रत्येक माह मासिक धर्म होने का मुख्य कारण क्या होता है? महिलाओं में प्रत्येक माह, हर महीने जो महिलाओं में पीरियड आता है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है?
मासिक धर्म को हम लोग आम भाषा में पीरियड का आना बोलते हैं। मेन रीजन क्या है? तो जब निषेचन नहीं होता है तब गर्भाशय की आंतरिक परत का टूटना, शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, तो ये तो हम बोल सकते हैं कि उत्सर्जन है ना, ये तो उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडे का उत्पादन बंद हो जाना, तो ऐसा भी नहीं होगा। शरीर में रक्त की अधिकता होना, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जब निषेचन नहीं होता है तब गर्भाशय की आंतरिक परत का टूटना। देखो, जो महिला की गर्भाशय होती है, जो उसकी भित्ति होती है, महिला की गर्भाशय की जो भित्ति होती है, महिला की गर्भाशय की जो भित्ति होती है, हर महीने खुद को तैयार करती है। ये थोड़ी मोटी हो जाती है, ब्लड सप्लाई इसमें इंक्रीज कर जाता है, हर महीने ये अपने आप को तैयार करती है। क्यों तैयार करती है? कि इसलिए कि अगर संभोग होता है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है और शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन होता है, तो वो जो भ्रूण बनेगा वहाँ से, वो भ्रूण आकर के अच्छे से यहाँ पर स्थापित हो पाए। यानी जब महिला प्रेग्नेंट होगी, हालांकि प्रेगनेंसी हम तब बोलते हैं जब वो भ्रूण का जो है प्रत्यारोपण हो जाता है गर्भाशय की भित्ति में, तो अच्छे से प्रत्यारोपण हो, जो भ्रूण है उसका विकास अच्छे से हो, उसका पोषण अच्छे से हो। इसीलिए गर्भाशय हर महीने खुद को तैयार करती है। जो गर्भाशय की भित्तियां होती है वो खुद को तैयार करती है। लेकिन मान लीजिए कि निषेचन हुआ ही नहीं, निषेचन हुआ ही नहीं, वैसे केस में ये जो तैयारी है ये किसी काम की नहीं बचती, किसी काम की नहीं बचती। जो अंडा होता है उसका निषेचन हुआ नहीं, तो क्या होता है कि ये जो परत है ये टूट जाती है, जो भी तैयारी हुई होती है वो सब टूट जाती है और म्यूकस और ब्लड के साथ वो सारे टूटे फूटे जो पार्ट्स होते हैं वो योनि के द्वारा बाहर आ जाते हैं, ब्लड के साथ, म्यूकस के साथ। उसी को कहा जाता है मासिक धर्म, उसी को कहा जाता है पीरियड का आना, जो कि 3 से 5 दिनों तक, 6 दिनों तक चलता है। अलग अलग महिलाओं के केस में अलग अलग ये ड्यूरेशन होता है। अगर मान लीजिए कि निषेचन हो गया, वैसे केस में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि तब प्रत्यारोपण हो जाता है। ठीक, तो अगर निषेचन नहीं होता है वैसे केस में जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो टूट फूट जाती है। बी यानी कि जितनी तैयारी की जाती है एक्स्ट्रा में, वो सारी एक्स्ट्रा तैयारी जो है वो खत्म हो जाती है। तो हर महीने ये साइकिल चलता है, हर महीने गर्भाशय जो है खुद को, गर्भाशय की भित्तियाँ जो है वो खुद को तैयार करती है, गर्भाशय की जो भित्तियाँ होती है वो खुद को तैयार करती है, और अगर निषेचन नहीं हुआ तो भित्तियाँ वापस से टूट फूट जाती हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस कारण से पहुंचती है? तो दिल की धड़कनों को सुनने के लिए, हृदय से आने वाले आवाज़ को सुनने के लिए, फेफड़ों से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और इसमें ध्वनि का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, यानी ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है, ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है और डॉक्टर के कानों तक वो ध्वनि जो है पहुंचती है। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है हृदय से आने वाले आवाज़ को सुनने के लिए, फेफड़ों से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए। कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? अब लाइसोसोम के निर्माण में ना 2 कोशिकांग का योगदान होता है। जैसे लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम के अंदर बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं। किसी भी चीज़ को तोड़ देने वाले एंजाइम होते हैं, चाहे वो लिपिड हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूक्लिक एसिड हो, सबको तोड़ने वाले एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर मौजूद हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बनाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। ये एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं वो मेनली आपके प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स बनाने का काम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। लेकिन उस एंजाइम को पैक करने का काम, ये जो पैक किया गया है, ये पैक करने का काम गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है ना, गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो जब सवाल आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है, तो आंसर आपको गोल्जी उपकरण देना है। भले ही अंतःप्रद्रव्यी जालिका हो, उसके बावजूद भी आपको आंसर गोल्जी उपकरण देना है। ठीक, यहाँ पर ये जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका है इसमें SER और RER दोनों ही आते हैं। एंजाइम बनाने में RER का रोल होता है, ठीक, SER का रोल नहीं होता है, RER का होता है।
और इसको पैक करने का काम गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो आप जाएंगे गोल्जी उपकरण के द्वारा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, यानी केमिकल रिएक्शन चलती है उसके बाद बनता है? तो देखो जल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में तब जाकर के जल बनता है। जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में तब जाकर के जल का निर्माण होता है, तब जाकर के जल का निर्माण होता है। वायु अपने आप में मिश्रण है, पीतल अपने आप में मिश्रण है, मिट्टी मिश्रण है। मिश्रण को तैयार करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं होती है। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए और किया गया कार्य -200 जूल हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। जो कार्य है ये -200 जूल है, बल 10 न्यूटन है, विस्थापन चाहिए तो विस्थापन हो जाएगा -20 मीटर। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो बल है और विस्थापन है इसके बीच में विपरीत संबंध है, यानी दोनों की विपरीत दिशा है। बल और विस्थापन की जो दिशा है वो विपरीत है, यानी दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। इसीलिए कार्य भी आपको यहाँ पर ऋणात्मक दिया गया था। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर -20 नहीं होता, -20 के जगह पर मान लो 30 होता, कोई भी दूसरा ऑप्शन होता, वैसे केस में हम लोग बी ऑप्शन टिक मारते हैं क्योंकि हमारे पास 20 मीटर और -20 मीटर दोनों दिए गए हैं। तो वैसे केस में हम लोग -20 मीटर के साथ जाएंगे। अगर माइनस चिन्ह नहीं होता, कुछ और ऑप्शन होता, या फिर बोल दो कि -20 के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन होता तो बी हमारा राइट आंसर हो जाता। क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ 20 मीटर दिया गया है तो हम लोग सी ऑप्शन को सही मानेंगे। निम्न में से कौन सा पौधा बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है? बीजाणुओं द्वारा यानी कि स्पोर्स के जरिए, तो आंसर हमारा मॉस हो जाएगा। मॉस ये प्लांट का एक ग्रुप है। गुलाब है, बैंगन है, मटर है, तो इन सारे में लैंगिक प्रजनन होता है शुक्राणु और अंडाणु के मदद से। स्पोर्स जो है ये अलग प्रकार की संरचना होती है, जैसे कि आप राइजोपस में पढ़ते हो स्पोर्स, ये वही वाला स्पोर है, लेकिन वो कवक के केस में है। वो कवक है, कवक जो है अलग प्रकार का जीव है, और ये मॉस जो है अपने आप में पादप है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भोजन व ऑक्सीजन में बदलने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से प्लांट जो है ग्लूकोज बनाता है, और किसकी मदद से बनाता है? तो सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के मौजूदगी में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है ग्लूकोज में होता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस का काम जो है ये हरे पादप करते हैं, और जो नील हरित शैवाल होते हैं वो करते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है तो पृथ्वी पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो पृथ्वी और चंद्रमा अगर पास आ जाएंगे तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। दो द्रव्यमानों के बीच जितनी अधिक दूरी, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। जितने वो पास होंगे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आता है तो उन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। ए हमारा राइट आंसर। मुर्गी उत्पादन मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो मुर्गी उत्पादन दो कारणों से किया जाता है, अंडे के लिए और मांस के लिए। अंडे और मांस प्राप्त करने के लिए, अंडे के लिए लेयर मुर्गी और मांस के लिए ब्रॉयलर। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने पर मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं? मैग्नीशियम क्या है? धातु है। मैग्नीशियम अपने आप में धातु है, तो जब आप धातु की अभिक्रिया करवाते हो डाइल्यूट एसिड के साथ, अम्ल के साथ, चाहे वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो, तो बनता है सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। यहाँ पर पानी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन गैस है, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम है और यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन है, तो क्लोराइड वाला कोई आयन बनेगा, क्लोराइड वाला कोई लवण बनेगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा आंसर हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये Mg है, यहाँ पर HCl हो जाएगा, बनेगा MgCl2, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इनमें से किस विधि द्वारा हम मन चाहे गुणों या गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त कर सकते हैं? तो मन चाहे
फसल प्राप्त करने के लिए हमें मनचाहा बीज चाहिए, और मनचाहे बीज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास तरीका है संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग गुण वाले पादपों के बीच में निषेचन कराया जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में सहायता करता है? मांसपेशियों की गति में सहायता करता है, तो मांसपेशियों की गति का मतलब हो गया कि जो मांसपेशियां जो संकुचित होती है, शिथिल होती है, जिसके कारण हम लोग बॉडी में मूवमेंट करा पाते हैं। तो मांसपेशियों में गति कराने के लिए जो पेशी कोशिका होती है उसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, जिसे हम लोग संकुचनशील प्रोटीन बोलते हैं। इन संकुचनशील प्रोटीन के कारण जो पेशी कोशिकाएं होती हैं अपनी आकृति को बदलती है, संकुचित होती है, शिथिल होती है, जिसके कारण जो पूरी की पूरी पेशी है उनमें संकुचन और शीतलन होता है। ये जो विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं, आप चाहो तो इनका नाम ध्यान में रख सकते हो, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि मादा जननांग में निषेचन नहीं होता है तो निम्न में से क्या होता है? मादा जननांग में निषेचन नहीं होता है तो जस्ट मैंने आपको बताया, जो गर्भाशय की तैयारी की गई होती है वो सारी खत्म हो जाती है, तो गर्भाशय की परत झड़ जाती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? तो समजातीय श्रेणी, जैसे कि अगर हम अल्कोहल समजातीय श्रेणी को लेते हैं तो इसमें जो पहला मेंबर होता है वो मेथनॉल होता है, दूसरा मेंबर एथेनॉल होता है, तीसरा मेंबर प्रोपेनॉल होता है, ऐसे ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल लिख सकते हो आप। तो दो क्रमागत सदस्यों के बीच, दो क्रमागत, चाहे आप इन दोनों को उठा लो, चाहे आप इन दोनों को उठा लो, चाहे आप इन दोनों को उठा लो, इसके नीचे जो होगा, दो लगातार सदस्य के बीच आपको फॉर्मूले में CH2 का अंतर दिखेगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर दिखेगा, और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा 14, इतने का अंतर होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले में CH2 का अंतर और जो द्रव्यमान है उसमें 14 का अंतर हो जाएगा। समजातीय श्रेणी में अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये दोनों इंक्रीज करते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, बायो में मायोपिया बोलते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है, नजदीक की नहीं दिखाई पड़ती है, उसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किसके साथ जल की अभिक्रिया होने पर H+ आयन को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं? H+ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ये आप चाहो तो ध्यान में रखना, H+ है ना, इसको आप हाइड्रोजन आयन बोल दो, या फिर इसी को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो जल में डालने पर H+ देता है, ये किसकी विशेषता है? अम्ल की विशेषता है, तो अम्ल इसमें एक ही है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल की विशेषता होती है ना कि जलीय माध्यम में H+ देता है, और क्षार जो होते हैं वो जलीय माध्यम में OH- देते हैं। वृक्क की नलिकाओं में मुख्य रूप से कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है? वृक्क की नलिकाओं में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है, यानी कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? तो यह है घनाकार यानी कि घन के आकार की कोशिका होती है ना, घन के आकार की कोशिका होती है घनाकार उपकला के अंदर। तो आप वृक्कीय नली याद रख सकते हो, वृक्कीय नली, और लार ग्रंथि की जो नली होती है, यही दोनों नाम आपके किताब में मेंशन है, लार ग्रंथि की नली, राइट। स्तंभकार उपकला ये हमारे आंत में और श्वास नली में, शल की उपकला जैसे कि त्वचा में है, जैसे कि मुख गुहा में है, जैसे कि हमारे फेफड़ों में है, फेफड़ों में जो वायु कूपिका है उसमें, रक्तवाहिनी है,
उसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्तंभकार यानी कि जो कोशिकाएं होती है इसमें ऐसे लंबी लंबी होती है, ठीक। और शल्की वाले में कोशिकाएं जो है एकदम से फ्लैट होती है, चपटी होती है। तो कोशिका के आकृति के आधार पर यह नाम दिया गया। शल्की यानी कोशिकाएं चपटी होंगी, घनाकार यानी कोशिकाएं घन के आकार की होगी, स्तंभकार यानी कि कोशिकाएं जो है स्तंभ जैसी लंबी लंबी होगी। वेग समय ग्राफ की ढाल किसे दर्शाती है? वेग समय ग्राफ की ढाल किसे दर्शाती है? तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हमें त्वरण देता है, जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये मान लो कि ग्राफ मिला एक, तो जो इसका tan थीटा होगा इसी को हम लोग स्लोप बोलेंगे और इससे हमें त्वरण मिलता है। अभी जो नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, रेलवे साइंस का जो एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है जो अभी चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, उसमें चैप्टर चल रहा है मोशन। तो इसी मोशन चैप्टर के अंदर ये सारे ग्राफ्स जो है बताए जाएंगे, और ये मोशन चैप्टर कंप्लीटली आपको वीडियो फ्री में मिलेगा, यानी ये पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलेगा, तो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप ऐप पर जाकर के बाकी सारे चैप्टर्स के लिए उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तंत्रिका कोशिका के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? जो छोटी छोटी शाखानुमा संरचनाएं होती है उसे हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। जो लंबा भाग होता है उसे एक्सॉन बोलते हैं। दो न्यूरॉन के जंक्शन को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर। उपकला ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? अस्तरित शल्की उपकला, जस्ट मैंने आपको बताया शल्की उपकला के बारे में। तो शल्की का मतलब तो ये होता है कि कोशिकाएं चपटी होंगी, और अस्तरित का मतलब होता है कोशिकाओं की बहुत सारी परतें होंगी, ठीक है। ये ग्रास नली में और मुख गुहा में मिलेगा। त्वचा में भी यही है, अस्तरित शल्की उपकला, ठीक। और जो रक्तवाहिनी है, जो वायु कोपिका है, उसमें केवल शल्की बोलेंगे, केवल शल्की उपकला। अस्तरित किस में? मुख गुहा में, ग्रास नली में, त्वचा में भी यही है, और मुख गुहा में भी यही है। अस्तरित शल्की उपकला त्वचा में है, सही है। पक्षमाभी उपकला श्वसन मार्ग में है, सही है। पक्षमाभी का मतलब एक तो कोशिकाएं जो होती है वो स्तंभकार होती है, लंबी लंबी होती है, और इनमें बाल नुमा संरचनाएं होती है जिसे हम लोग सीलिया बोलते हैं, पक्षमाभ बोलते हैं। तो इसलिए हम इसे पक्षमाभी उपकला बोलते हैं। ये आपको श्वसन मार्ग में मिलेगा। स्तंभकार उपकला वृक्क की नलिकाओं में। तो हमसे पूछा है कि जोड़ा गलत सुमेलित है, कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो कोई भी जोड़ा, हाँ ये गलत है। यहाँ स्तंभकार है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर घनाकार होना चाहिए था, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। यदि विभवांतर 220 वोल्ट है और प्रतिरोध 15 ओम है तो 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो ऊष्मा बराबर V² डिवाइड बाई R इंटू में T, ये फॉर्मूला होता है। V का मान 220 है, 220 गुने में 220 हो जाएगा। R का मान 15 है। समय देखो 1 मिनट दिया गया है, यानी कि 60 सेकेंड। 15 से इसको उड़ाएंगे 4 बार में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 193, यानी कि 1,93,600 जूल, ठीक। इसको आप किलो जूल में बता सकते हो, 193.6 किलो जूल। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग, देखो क्लोरीन का उपयोग कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में विरंजन के लिए किया जा सकता है। ऑक्सीकरण एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में किया जा सकता है। कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए इसमें ना धावन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। बाकी कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में विरंजन के लिए, है ना, ब्लीचिंग के लिए किया जा सकता है, और ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई और उस ऊंचाई पर वेग क्या होगा?
जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जो उसका वेग है वो 0 हो जाता है। तो बिना 0 वाले को पहले उड़ा दो। और मैक्सिमम किस हाइट तक वो वस्तु जाएगी तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। u का मान 2 है, 2 गुने में 2 हो जाएगा, 2 गुने में g का मान आप 9.8 ले लें। चलो मैं 10 ले लेता हूँ। 10 लेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। अगर आप 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट ये मान आ जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? अब कोई श्रोता है और ये परावर्तक सतह है। मान लीजिए श्रोता बोलता है, आवाज ध्वनि जो है वो ऐसे जाती है और फिर लौट कर इसके कानों में आती है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो परावर्तित ध्वनि है वो टकरा करके कानों में आनी चाहिए और समय जो है 0.1 सेकंड कम से कम लगनी चाहिए, इससे कम नहीं लगनी चाहिए। ठीक, तो अगर ये मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए श्रोता और इस परावर्तक सतह के बीच, मान लीजिए कि d है, तो ये d बराबर होता है v/20। d बराबर होता है v/20, v/20। अब ये जो v का मान है कभी आपको 344 मीटर पर सेकंड लेना पड़ सकता है, कभी आपको 346 मीटर पर सेकंड लेना पड़ सकता है, कभी आपको 342 मीटर पर सेकंड लेना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि ध्वनि की चाल कितनी है। हम जानते हैं अलग अलग तापमान पर ध्वनि की चाल जो वो अलग अलग होती है। अब इस वाले केस में आपको लेना पड़ेगा 344 मीटर पर सेकंड, तब जाकर के आंसर आएगा 17.2 मीटर। यानी इसी के आसपास जो है आपको ये मिनिमम डिस्टेंस मिलती है। ठीक, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर v का मान जो है 344 डालो, ये 20 हो जाएगा, ये 17.2 मीटर आएगा। ठीक, तो टोटली डिपेंड करता है इस ध्वनि के चाल के ऊपर। ये फॉर्मूला आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये कुछ नहीं है, दूरी बराबर चाल गुने में समय मैंने फॉर्मूला लगाया है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग विकसित होकर फल बन जाता है? तो निषेचन के बाद ये अंडाशय जो है फल बन जाता है और ये बीजांड बीज बन जाता है। बाकी सारे पार्ट्स झड़कर गिर जाते हैं। बी हमारा राइट आंसर। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो द्रव्यमान संख्या है वो बराबर होती है परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर इसी को बोल दो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।